अब एक इतना ये था कि मंसूर अली खान साहब जीत जाएंगे, लेकिन हराने वाले कौन है? हमारे ही लोग। जो लोग 70,000, 50,000, 80,000 लीड देने का दावा कर रहे थे, उन्होंने अपने वोट कटवा दिए। मंसूर अली खान को हराने की जिम्मेदारी भी हमारे लोगों पर ही है, इन्होंने ही हराया है। ऐसा कब तक होता रहेगा? आप देख लीजिए, बूथों का हिसाब लीजिएगा, मंसूर अली खान के इस हक में जो है ना मुसलमान खुलकर साथ किया, खुलकर वोट दिया मुसलमान। और गैर कौमों के वोट इतने नहीं आए हम लोगों को। मंसूर अली खान को गैर कौम का वोट नहीं आया, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया किसी ने। एक एक दिन काम किया उन्होंने मंसूर अली खान के लिए, एक एक दिन बस रोड शो कर दिया तो हो जाएगा। ये जो वोट मिले हैं ना, ये इन नेताओं की वजह नहीं मिले हैं, ये मुसलमान खुद आगे आके उसे जो है ना वोट किया है मंसूर अली खान के लिए। ये मुसलमान, ये लीडरों की वजह वोट नहीं मिले उनको, उनकी शख्सियत पे उनको वोट मिले। मुसलमान का साथ दिया तब उनको वोट मिले। अरे कब तक आप मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करोगे? अब तो खत्म नहीं होगी मुस्लिम लीडरशिप। हज कमेटी में कितने गुंडों को भर दिया है। अरे कहीं तो साफ सुथरा रखो। हज कमेटी क्या चीज है? मुसलमान साल में एक बार अपनी पूरी पूंजी बनाए, जमाई पूंजी लेके जो है ना जाता है। वहां लोग कैसे जमा हैं? गुंडे बदमाशा भी हैं उस कमेटी में। अपने चेले चपटों को लाके जो है ना भरने की कोशिश मत करो। और जहेज में आए हुए लोगों को अगर दोबारा बनाने की कोशिश की तो खामोश नहीं रहेंगे हम लोग। आपके फॉलोअर होंगे जमीर आवाज साहब, आप अपनी जगह रख लीजिए। फॉलोअर कभी जो है ना वर्कर नहीं बनता, वो आपकी जयकारा करने वाला आदमी है, वर्कर नहीं है वो। आप अपने फॉलोअर्स को भर रहे हैं, आपके पीछे घूमने वालों को भर रहे हैं। आप अभी आए 7-8 साल हुए हैं। हाँ, मैं ये भी बता दूं जमीर आवाज साहब, आप किसी को नहीं जानते थे दिल्ली में। जिस दिन दिल्ली में आपके साथ लोगों की शमूलियत हुई कांग्रेस में, उस दिन मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी रहमान खान साहब के घर में दिल्ली में। इससे पहले कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूं, और मैं कर्नाटक के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुबारक देना चाहता हूं कि उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में अपना वोट ज़ाया किए बगैर, वोट का इस्तेमाल करके बीजेपी सरकार को उन्होंने गिराया। इसके लिए सारे मुसलमान मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। खुसूसन यूपी में जो हुआ है, यूपी का मुसलमान मई कॉम्बिनेशन में आके, मई का मतलब है मुस्लिम और यादव, इस कॉम्बिनेशन से आधे से ज़्यादा सीटें जो है ना एसपी ने जीता है और कांग्रेस ने जीता है। 80 सीट है यूपी में, 80 में से 43 सीटें कांग्रेस और एसपी के हक़ में आए हैं। वाकई मुसलमानों ने ये साबित करके दिखा दिया कि हम अगर एक हो जाएं तो जो है ना कोई भी सरकार हमारे सामने रुकेगी नहीं, पनपेगी नहीं। ये उन्होंने आदेश दे दिया है, जन आदेश दे दिया है उन्होंने। और इसलिए जो है ना मुसलमान जो है ना दोबारा कर्नाटक में भी इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक 74% मुसलमानों ने वोट किया है कर्नाटक में, और दूसरी कम्युनिटी ने इतना वोट नहीं किया है। मुसलमानों ने 74%, या इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, वोट किया है। और इस दफ़े जो है ना सारे मुसलमान बाहर निकलकर जिस ढंग से वोट किए, जिस तरह से उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से ये लोग इस्तेमाल करेंगे अपने हक़ का। और जो है ना सरकारें अपनी चुनी हुई सरकारें लाने की ये लोग कोशिश करेंगे। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है इस सरकार में? क्यों मनमानी हो रही है? हज कमेटी में कितने गुंडों को भर दिया है?
अरे कहीं तो साफ सुथरा रखो। हज कमेटी क्या चीज है? मुसलमान साल में एक बार अपनी पूरी पूंजी बनाए, जमाई पूंजी लेके जो है ना जाता है। वहां लोग कैसे जमा हैं? गुंडे बदमाशा भी हैं उस कमेटी में। और जो जमीर अहमद खान के जो इसमें आए हैं उन्हीं को जो है ना तरजीह दी जा रही है। दूसरा कोई ये नहीं है क्या? जितने भी इनके साथ जहेज में आए उनको तरजीह ज्यादा से ज्यादा दी जा रही है। मुस्लिम कार्यकर्ता को कोई सरकारी सपोर्ट नहीं है। आज आप जो भी हैं, जहां भी बैठे हैं, ये मुसलमानों की वजह बैठे हैं। आप मुसलमानों के साथ जो है ना नाइंसाफी मत करिएगा। ये सब आजकल के आए हुए लोग हैं। ये कोई कांग्रेसी नहीं है। ये तो मुसलमान कार्यकर्ता के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि हमारी कौम जो मुसलमान आपको वहां बना के बिठाया है, आज मुसलमानों के साथ ना इंसाफी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। और जहेज में आए हुए लोगों को अगर दोबारा बनाने की कोशिश की तो खामोश नहीं रहेंगे हम लोग। आपके फॉलोअर होंगे जमीर अहमद साहब, आप अपनी जगह रख लीजिए। फॉलोअर कभी जो है ना वर्कर नहीं बनता। वो आपकी जयकारा करने वाला आदमी है, वर्कर नहीं है कांग्रेस का। वो आप अपने फॉलोअर्स को भर रहे हैं, आपके पीछे घूमने वालों को भर रहे हैं। आप अभी आए 7-8 साल हुए हैं। हाँ, मैं ये भी बता दूं जमीर अहमद साहब, आप किसी को नहीं जानते थे दिल्ली में। जिस दिन दिल्ली में आपके 7 लोगों की शमूलियत हुई कांग्रेस में, उस दिन मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी रहमान खान साहब के घर में दिल्ली में। आप किसी को जानते नहीं थे दिल्ली में। अहमद पटेल से मुलाकात कराने वाला मैं था आपको, शायद आपको याद होगा। आप अपने आप को बड़े कांग्रेस के नेता बना लिए हैं क्या? है तो कांग्रेस के वर्कर की इज्जत किया करो, उनसे नाइंसाफी मत करो। अपने चेले चपोटों को लाके जो है ना भरने की सिर्फ कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि केंद्र की एआईसीसी को भी जवाब देना पड़ेगा इस पर, क्योंकि मेहनत करें वर्कर और ऊपर से मुसल्लत कर दे दूसरों को, ये तो नहीं होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। अपने जहेज में आए हुए लोगों को दूर रखिएगा। आप उनको कुछ भी करिएगा, वो आपकी है, लेकिन सरकारी महकमे में लाना, सरकारी इनको ये दिलाना और गुंडों बदमाशों को ले लेकर कि आप इसमें जमाना, सरकारी ओहदे दिलाना, ये गलत बात है। ये होना नहीं चाहिए। और ये बात जो है ना, अगर आप इसे सुलझा नहीं लेंगे तो ये बात आगे तक जाएगी और हम खामोश नहीं बैठेंगे। अच्छा, मैं दूसरी बात यह करने चाह रहा था कि हज कमेटी के ताल्लुक से एक बात करना चाह रहा था मैं। हज कमेटी में इस साल जो है ना हमारे खादिमुल हुज्जाज जो है ना 32 लोग गए हैं, जबकि 56 लोगों का अप्रूवल था। लेकिन पता नहीं इन्होंने हज कमेटी ने क्यों 56 की बजाय जो है ना 32 लोगों को भेजा है। और 32 लोग जब जाते हैं यहां से, उनको ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो यहां सबसे पहले अपने अपने डिपार्टमेंट में लीव अप्लाई करें, छुट्टी की दरख्वास्त दें, और ये छुट्टी पर जाते हैं वहां। हालांकि जब कोई भी एम्प्लॉई, ये मैं इसका कानून बता रहा हूं, इंटरनेशनल कानून बता रहा हूं, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या बोर्ड का या कॉरपोरेशन का कोई भी एम्प्लॉई बाहर सर्विस के लिए जाता है, हिंदुस्तान से अपनी कंट्री से बाहर जाके सर्विस करता है, तो उसमें इंटरनेशनल कवानीन लागू होते हैं। इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक इन लोगों को फॉरेन करेंसी में इनको मेहनताना देना पड़ेगा, रोज का भत्ता देना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान की कई सरकारें, जिसमें बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरला है, यहाँ सारी रियासतें जो है ना
इनको ऑन ड्यूटी समझ के उनको भेजते हैं, ऑन ड्यूटी ट्रीट करके उनको वहां तक भेजते हैं। और इनको बाकायदा जो है ना, इनको जो दरमा देता है, ये जो इनकी जो तनख्वाह है, तनख्वाह के साथ साथ डेली वेजेस भी उनको इंटरनेशनल खवानीन के मुताबिक उनको दिया जाता है। लेकिन कर्नाटक की सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ये हमारे एम्प्लॉइज के साथ और खुसूसन खादिमुल हुज्जाज के साथ नाइंसाफी है। इस ज़मन में मैं 14 मई 2024 को एक चिट्ठी लिखा मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उसमें मैंने डिमांड किया कि सारे दूसरे स्टेट्स जो है ना इस तरह से ट्रीट करते हैं। जब जाते हैं, अब यहाँ से जाता है हमारा एम्प्लॉई, उसमें जो है ना डॉक्टर्स भी शामिल है, नर्सेस भी शामिल है, दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। जब जाते हैं तो इनको ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप जद्दा जाते ही सबसे पहले आप रिपोर्ट करेंगे सीजे जद्दा को, काउंसलर जनरल जो जद्दा है उसको रिपोर्ट करने का इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इसके क्या माने हैं? आप यू आर ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी ऑफिशियल, लेकिन जाने से पहले इनकी छुट्टी की दरखास्त देना पड़ता है। और इनको कोई, और यहां जो है ना ये अपनी तनख्वाह भी लूज करते हैं, और जो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक जो पैसा उनको मिलना है वो भी नहीं मिलता। जब दूसरे स्टेट दे रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल कानून है, ये हिंदुस्तान का कानून नहीं, इंटरनेशनल का कानून है। अब हम जब भी किसी डेलीगेशन में जाते हैं तो हमें भी हर दिन खाना, पानी, खाना, ट्रांसपोर्ट, रहने का इंतजाम सब कुछ करते हुए $300 US हमें भी दिया जाता है। इस तरह से जब भी एक एम्प्लॉई यहां से बाहर जाता है तो उसे फॉरेन करेंसी में उसे रोज का भत्ता देना पड़ेगा, कम से कम $200 होते हैं वो। अब वो नहीं दिया जा रहा है। अब इनके हमारे हुज्जाज के खादिमुल हुज्जाज के लिए ये बड़ा नुकसान है। एक तरफ से वो तनख्वाह खो रहे हैं, दूसरी तरफ से वो अपनी लीव खत्म करवा रहे हैं, तीसरी तरफ से उनको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। बेलौस खिदमत कर रहे हैं जाके वहां। लेकिन इंटरनेशनल कानून ये नहीं कहता, कानून के मुताबिक करिएगा, ये कानून है, कानून पे चलिएगा। आप भी दूसरी जो रियासतें चल रही इसी तरह से आप कानून के मुताबिक उस पर काम करिएगा। अरे हज मिनिस्टर आप क्या कर रहे हो भाई? सारी रियासतें हमारे खादिमुल हुज्जाज की मदद कर रहे हैं, उनको उनका हक दे रहे हैं, आप उनका हक क्यों मार रहे हैं बैठ के? इसलिए मैं बार बार कहा कि जो है ना हमारे जो कायदीन जो पावर में बैठे रहते हैं उनको जो है ना कुछ मालूमात होना चाहिए। एजुकेटेड लोगों को चुनना चाहिए, एजुकेटेड लोगों को लाना चाहिए, ताकि हमारे हक में, मुसलमानों के हक में सही फैसले ले सके। आज हर चीज हमारे खिलाफ जा रही है। एक तरफ से मुसलमानों को जो है ना खाली वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए रह गया है। अब एक इतना ये था कि मंसूर अली खान साहब जीत जाएंगे, लेकिन हराने वाले कौन हैं? हमारे ही लोग हैं। जो लोग 70,000, 50,000, 80,000 लीड देने का दावा कर रहे थे, उन्होंने अपने वोट कटवा दिए। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन हराने वाले भी हमारे लोग ही हैं। क्योंकि इसलिए हराने की कोशिश करे, उनको हरा दिए कि वो एक आला तालिब याफ्ता इंसान था, तालिब इल्म, आला तालिब इल्म था। उसके साथ साथ जो है ना उन्होंने अपना अच्छा रुसूख पार्टी में भी बना लिया था और लीडरों में भी बना लिया था। और बहुत जल्द जब मैदान में उतरे तो लोग उनका सपोर्ट करने लगे, क्योंकि वो तालीम याफ्ता था और ही वॉज गोइंग स्ट्रांग। अब कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, कुछ लोग ये सोचने लगे कि अगर ये स्ट्रांग हो गए मंसूर अली खां तो हमारी खैर नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे कायदीन लिखे पढ़े नहीं है ना। अगर लिखा पढ़ा आदमी कोई सामने आ गया, उभर गया, तो इनके लिए खतरा है। और मंसूर अली खान को हराने की जिम्मेदारी भी हमारे लोगों पर ही है, इन्होंने ही हराया है उनको। ऐसा कब तक होता रहेगा? आप देख लीजिए, बूथों का हिसाब लीजिएगा,
मंसूर अली खान के इस हक में जो है ना मुसलमान खुलकर साथ किया, खुलकर वोट दिया मुसलमान। और गैर कौमों के वोट इतने नहीं आए हम लोगों को, मंसूर अली खान को गैर कौम का वोट नहीं आया, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। किसी ने एक एक दिन काम किया है उन्होंने मंसूर अली खान के लिए, एक एक दिन बस रोड शो कर दिया, कह दिया कि हो जाएगा। क्या हुआ आखिर में? ये जो वोट मिले हैं ना, ये इन नेताओं की वजह नहीं मिले हैं, ये मुसलमान खुद आगे आके जो है ना वोट किया है मंसूर अली खान के लिए। ये मुसलमान, ये लीडरों की वजह वोट नहीं मिले उनको, उनकी शख्सियत पे उनको वोट मिले। मुसलमान का साथ दिया तब उनको वोट मिले। अरे कब तक आप मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करोगे? अब तो खत्म ही होगी। इंसान का कोई भरोसा नहीं है, आज है पल भर में नहीं है इंसान। जब तक आप सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को डेवलप नहीं करेंगे, उसके बाद जो है ना मुसलमान इतना पीछे हो जाएगा अगर डेवलप नहीं करेंगे तो, और कोई उनको आगे नहीं लाएगा उसके बाद। लेकिन आप अपनी दुकान चमकाने के लिए मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करते जा रहे हैं। कोई भी स्ट्रांग लीडर उभरना नहीं इनके सामने। अब ये मुसलमानों के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, मेरे पास भी कई लोगों के फ़ोन आए, मक्के में जो है ना उनको बहुत मुश्किलात का सामना पड़ा है, हमारे हाजियों को। और जो हाउस सर्च कमेटी है, जो सेंट्रल हज कमेटी के तहत आती है, वो एक कमेटी 3 महीने पहले 4 महीने पहले जाती है, वहाँ जाके अकोमोडेशन हायर करती है। गलती उन लोगों की है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई हमारे लोगों की गलती है, क्योंकि अकोमोडेशन कमेटी सेंट्रल हज कमेटी के अंडर आती है, स्टेट हज कमेटी के अंडर नहीं आती वो। और सेंट्रल हज कमेटी का डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं के हाथ में है। लेकिन हमारी कमेटी हज कमेटी उसे मॉनिटर करना चाहिए था, ये इनकी गलती है। मॉनिटर नहीं करी हमारी हज कमेटी, इससे हमारे हाजियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना उनको हुआ है। और दूसरा ये है कि ऐसी एक एक कमरे में जो है ना, कमरे वहाँ के आप लोगों ने देखे नहीं। मैं जब हज डेलीगेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गया था, तो मैं हाजियों के हर इसमें जाता था, उनके हर बिल्डिंग में जाता था, मैं पता करता था कि कहाँ किस हाजी को कोई तकलीफ़ तो नहीं। उस टाइम पे मैं देखा हूँ कि छोटे से छोटे कमरे होते हैं, 10-12 का एक कमरा होता है, उसमें 4 से 5 काट होते हैं, पलंग होते हैं, एक छोटा सा इतना सा एक ये होता है, उसमें किचन, एक टेबल, किचन का एक टेबल होता है, फिर एक बाथरूम होता है। इसमें जो है ना 4 से 5 हाजी को अकोमोडेट करते हैं, जबकि उसमें 3 हाजी से ज़्यादा नहीं रह सकते। इस दफ़े लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने 5 की जगह 6 डाल दिए उसमें। जहाँ 3 नहीं रह सकते वहाँ 6 डाल दे तो क्या हाल होगा। और उन्हें खटमलों का भी जिक्र किया उन्होंने। पानी नहीं है, हाँ ये बात ज़रूर, ये बात है, मैं मानता हूँ कि गर्म पानी का इस्तेमाल हमारे लोग करते हैं, वहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं होता। मक्के मदीने में जो है ना गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन हमारे हाजी जो है ना गर्मी हो या सर्दी गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये उनकी एक ये है परेशानी है वो, लेकिन उसका जो है ना कोई हल नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ अलग से गीज़र वगैरह लगे नहीं हैं, वहाँ बाथरूमों में गीज़र वगैरह नहीं रहते हैं। हालांकि तकलीफ इस बात से हुई है कि एक कमरे में 3 की जगह उन्होंने 6 डाल दिए, और औरतों वाले फैमिली वाले कमरे में भी जो है ना बाहर से लोग ला के डाल दिए, गैर मर्दों को वहाँ गैर मुहर्रिमों को भी डाल दिया गया है। ये बहुत बड़ी गलती है। हमारी हज कमेटी को चाहिए कि जब भी वो ये हाजियों को भेजे, उससे पहले एक वफद जाए, देखे हमारे बिल्डिंग्स कौन कौन से हैं, इसकी निशानदेही करे वो, हमारे बिल्डिंग में कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, हमारे 10,000 हाजी 10-12 हज़ार हाजी कहाँ कहाँ रुकेंगे। यहाँ से एक वफद जाए, 2-3 मेंबर्स का जाके देख के आए, देख के जो है निशानदेही करके वहाँ रिजर्व करके आए वो बिल्डिंग है, तब जाके जो है ना ये मसले का हल हो सकता है, वरना जो है ना इस मसले का हल नहीं होगा।